स्वागत है आप सभी का मनोविज्ञान के इस क्लास में। और आज की क्लास में हम बात करेंगे परसेप्शन के एक नए टॉपिक के बारे में। इससे पहले की क्लास में हमने यह देखा था कि प्रत्यक्षीकरण या परसेप्शन क्या होता है और उसके कौन कौन से निर्धारक हैं। और आज की क्लास में हम बात करेंगे इसके अंतर्गत आने वाले गेस्टाल्ट सिद्धांत के बारे में। गेस्टाल्ट सिद्धांत, जिसे हम पहले भी मनोविज्ञान के संप्रदाय के अंतर्गत पढ़ चुके हैं, जहाँ पर बताया गया था कि गेस्टाल्ट संप्रदाय की स्थापना वल्दाइमर, कोफका और कोहलर के द्वारा किया गया और इसमें संपूर्णता की बात की गई, इसमें होल की बात की गई, एज ए होल। यानी जब भी हम किसी वस्तु का या किसी व्यक्ति का या अगर दोनों को मिलाकर कहें तो किसी उद्दीपक का जब प्रत्यक्षीकरण करते हैं तो हम उसके पूर्ण रूप का प्रत्यक्षीकरण करते हैं। जैसे अगर आप किसी के फेस को देख रहे हैं, आप किसी व्यक्ति के फेस को देख रहे हैं तो आप उसके नाक को अलग, कान को अलग, होंठ को अलग ऐसे नहीं देखते हैं। आप कैसे देख रहे हैं? आप कंप्लीट फेस के रूप में उसको देखते हैं, एक कंप्लीट चेहरे के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पर जो गेस्टाल्ट थ्योरी है उसमें यही बताया गया कि हमारा जो परसेप्शन है वह पूर्ण रूप से होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और इस सिद्धांत के अंतर्गत हम प्रमुख रूप से दो टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। पहला है फिगर ग्राउंड परसेप्शन या आकृति पृष्ठभूमि प्रत्यक्षीकरण, और दूसरा है रूल्स ऑफ डायरेक्ट कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन का नियम। सबसे पहले हम बात करते हैं फिगर ग्राउंड परसेप्शन के बारे में, आकृति पृष्ठभूमि प्रत्यक्षीकरण के बारे में। इसके अंतर्गत बताया गया है कि जब हम किसी वस्तु विशेष का प्रत्यक्षण करते हैं तो उस वस्तु विशेष का कुछ भाग अत्यंत स्पष्ट दिखाई देता है तथा कुछ भाग तुलनात्मक रूप से कम स्पष्ट होता है। जो भाग अत्यंत स्पष्ट दिखाई देता है उसे हम आकृति या फिगर कहते हैं तथा जो भाग कम स्पष्ट दिखाई देता है उसे हम पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड कहते हैं। और इस तरह के प्रत्यक्षण को हम आकृति पृष्ठभूमि प्रत्यक्षण या फिगर बैकग्राउंड परसेप्शन कहते हैं। अब यहाँ इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको चित्र में एक पेड़ दिखाई दे रहा है, एक काले रंग का एक पेड़ दिखाई दे रहा है। तो जो काला रंग है, जो ये पेड़ है, वह स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आ रहा है। इसीलिए यहाँ पर फिगर क्या होगा, यहाँ पर आकृति क्या है, एक पेड़ की आकृति है। तो जो काले रंग की पेड़ की आकृति है उसे हम फिगर कहेंगे, और जो पीछे वाइट बैकग्राउंड है, जो पीछे वाइट कलर है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि कहेंगे। लेकिन जब आप थोड़ी देर तक ध्यान से इसको देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो सफ़ेद, अगर आप सफ़ेद कलर पे फोकस करेंगे तो उसमें आपको एक शेरनी और एक चिंपैंजी के चेहरे दिखाई देंगे। अगर आप ध्यान से देखिए तो दोनों आमने सामने एक दूसरे को देख रहे हैं, चिंपैंजी और शेरनी। तो यहाँ पर अब आकृति जो वाइट शेप में जो उजला भाग है, सफ़ेद भाग है, वह अब आकृति का काम कर रही है, वह अब फिगर बन चुकी है। और जो ब्लैक कलर में है वह अब क्या है, वह बैकग्राउंड के रूप में दिख रहा है। इसको ध्यान से समझेंगे। पहले जो काले रंग की आकृति थी वह आकृति के रूप में दिख रही थी और सफ़ेद वाला रंग बैकग्राउंड के रूप में दिख रहा था या पृष्ठभूमि के रूप में। लेकिन बाद में जब आप सफ़ेद रंग पर फोकस करते हैं तो जो सफ़ेद कलर है उसमें आपको दो फिगर दिखाई देते हैं, यानी वह अब आकृति का रूप में हो गए हैं। और जो ब्लैक रंग है, जो काला है, वह अब पृष्ठभूमि का काम कर रहा है। इसको एक अन्य एग्जाम्पल से भी समझते हैं। यहाँ पर अब आपको इस चित्र में एक लड़की का फेस दिखाई दे रहा है, उसके लिप्स, उसके नोज़ और उसके आइज़, ये सभी दिखाई दे रहे हैं। तो इस समय फिगर क्या है, फिगर, लड़की का फेस एक फिगर के रूप में दिखाई दे रहा है और बाकी सारी चीज़ें बैकग्राउंड के रूप में दिखाई दे रही हैं। लेकिन जब आप रेड कलर पर फोकस करते हैं तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर तीन चिड़िया हैं, तीन चिड़िया जो उड़ रही हैं और उड़कर अपने घोंसले में जा रही हैं, अपने बच्चों के पास। यहाँ पर ध्यान से देखें तो ऊपर एक चिड़िया, फिर बीच में और फिर सबसे नीचे,
ये 3 चिड़िया उड़ती हुई अपने घोंसले में जा रही है। तो अब क्या हो गया, अब जो चिड़िया का शेप है वो क्या हो गया, वो फिगर के रूप में दिखाई दे रहा है, वो आकृति के रूप में दिखाई दे रहा है। और जिसे हम पहले लड़की के रूप में देख रहे थे वह अब क्या कर रहा है, वह अब बैकग्राउंड बन गया है, वह अब पृष्ठभूमि के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। तो आप समझ रहे हैं दोनों चीज़ों को कि फिगर ग्राउंड परसेप्शन कैसे होता है। अब यहाँ पर हम इसको एक लास्ट एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आपको यहाँ पर दो दो व्यक्तियों के 2 जोड़े दिखाई दे रहे होंगे जो आपस में एक दूसरे की तरफ सर करके देख रहे हैं, और जो पीछे जो काला कलर है वह बैकग्राउंड के रूप में दिखाई दे रहा है। जो व्यक्ति है वह किस रूप में है, वह आकृति के रूप में दिखाई दे रहे हैं, और जो ब्लैक कलर है वह बैकग्राउंड का काम कर रहा है, वह पृष्ठभूमि का काम कर रहा है। लेकिन जब हम थोड़ी देर तक इस चित्र को देखते रहते हैं तो हमें फिर काले कलर में कुछ लकड़ी की आकृतियाँ दिखाई देती हैं, लकड़ी से बनी हुई कुछ शेप्स दिखाई दे रहे हैं, और वह अब आकृति के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जो आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर आपको लकड़ी की कुछ आकृतियाँ दिखाई दे रही होंगी। तो अब क्या हो गया कि ये जो काले रंग के शेप है वह आकृति का काम कर रहे हैं, और जो पहले मानव के रूप में दिखाई दे रहे थे वह अब बैकग्राउंड का काम कर रहे हैं, पृष्ठभूमि का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि कैसे आकृति पृष्ठभूमि का रूप ले लेती है और पृष्ठभूमि आकृति का रूप ले लेती है। अब हम बात करते हैं प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन के बारे में। इसमें बताया गया है कि जब व्यक्ति किसी उद्दीपक को देखता है तो उसे एक खास पैटर्न के अनुसार उसे संगठित करता है, और फिर उनमें जो विशिष्टता होती है उनके आधार पर उन्हें अलग अलग करके वह उनका प्रत्यक्षीकरण करता है। प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन में कुछ नियम बताए गए हैं जिनके आधार पर हम यह समझेंगे कि कैसे एक व्यक्ति अपने सामने उपस्थित उद्दीपकों को अलग अलग रूप में संगठित करता है, जिससे कि वह उनके बारे में आसानी से याद रख सके और उनको समझ सके। तो इसमें हमारा पहला नियम है सन्निकटता का नियम, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। इस नियम के अनुसार जो उद्दीपक एक दूसरे उद्दीपक से समय या स्थान में नज़दीक होते हैं उन्हें व्यक्ति आपस में संगठित करके प्रत्यक्षण करता है और उन्हें एक स्पष्ट आकृति के रूप में देखता है। जैसा कि अगर हम इस चित्र में देखें तो जो पहला चित्र है वहाँ पर हमें कुछ गोले दिखाई दे रहे हैं, और उनके बीच में जो समीपता है वह काफ़ी अधिक है, वह एक दूसरे के काफ़ी समीप है, इसीलिए उनकी पूरी आकृति एक रेक्टेंगल या एक आयत के रूप में दिखाई दे रही है। जबकि अगर हम दूसरे चित्र की बात करें तो वहाँ पर उन गोलों के बीच में दूरी बढ़ गई है, और इस वजह से उनकी जो आकृति है वह छोटे छोटे वर्ग के रूप में, छोटे छोटे स्क्वायर के रूप में दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे सन्निकटता का नियम काम करता है, और वस्तुओं के बीच में जो दूरी होती है उसके आधार पर हमारा उनके प्रति जो परसेप्शन रहता है वह बदल जाता है। एक स्थिति में हम दूसरी तरीके से उनका परसेप्शन करते हैं और दूसरी स्थिति में हम उनका परसेप्शन दूसरी तरीके से करते हैं। दूसरा नियम है समानता का नियम। जब उद्दीपक एक दूसरे से समान होते हैं तब व्यक्ति उन्हें एक साथ संगठित कर कर प्रत्यक्षण करता है उनका। जैसे अगर हम इस चित्र में देखें तो यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि उन्हें क्या दिखाई दे रहा है, या आपसे पूछा जाए कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो ज़्यादातर लोगों का यह जवाब होता है कि उन्हें 4 कॉलम सर्कल के दिखाई दे रहे हैं, या वृत्त के या गोले के दिखाई दे रहे हैं, और 4 कॉलम स्क्वायर के दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा वो क्यों आंसर देते हैं? क्योंकि उन्होंने क्या किया, उनके ब्रेन ने इनको समानता के आधार पर संगठित किया। इस चित्र में समानता के आधार पर इनको संगठित किया और उसके बाद उसी के अनुसार उनको याद किया या उनका रिस्पॉन्स दिया। तीसरा नियम है निरंतरता का नियम। जिन उद्दीपक के अंशों में एक दिशा में जाने वाले या आने वाली निरंतरता पाई जाती है उन्हें व्यक्ति एक समूह के रूप में संगठित करता है।
जैसे इस चित्र में देखें तो यहाँ पर जो ऊपर गोले दिए गए हैं, सभी गोले एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन हमारा ब्रेन उनको ऐसे परसेप्शन करता है कि जैसे वो एक दिशा में जा रहे हो, वो ऊपर की दिशा में जा रहे हो या ऊपर से नीचे की दिशा में आ रहे हैं। इसे ही निरंतरता का नियम कहते हैं। चौथा नियम है बंदी का नियम। इस नियम में व्यक्ति उद्दीपक में स्थित रिक्त स्थानों को अपनी ओर से भरकर उसे संगठित पैटर्न के रूप में देखता है। जैसे अगर आप इस चित्र को देखें तो आपको एक त्रिभुज या ट्रायंगल की इमेज दिखाई दे रही होगी, लेकिन अगर हम नियम की बात करें तो हम इसे त्रिभुज नहीं कह सकते। किसी ज्यामितीय आकृति को हम त्रिभुज तभी कह सकते हैं जब उसके तीनों रेखाएं हैं वह आपस में मिली हो और उनके बीच में 180 डिग्री का कोण बन रहा हो, उनका एंगल 180 का हो। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो इनके बीच बीच में गैप है, इसलिए हम इसको त्रिभुज नहीं कह सकते। लेकिन हमारा ब्रेन इन्हें किस रूप में संगठित कर रहा है? इसे एक त्रिभुज के रूप में संगठित कर रहा है। और अगर लॉ ऑफ क्लोजर की बात करें, अगर हम बंदी के नियम की बात करें, तो जो गैप है उनको हमारा ब्रेन खुद ही भर दे रहा है और फिर उस अकॉर्डिंग इसको हम परसेप्शन कर रहे हैं कि यह एक त्रिभुज है। तो इस तरह से यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में हम बात करेंगे इल्यूजन या भ्रम के बारे में।